नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आप सभी पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, आज हम हिंदी विषय की कक्षा 4 में पाठ संख्या 6 शीर्षक हाँ में हाँ पढ़ेंगे। ये एक बुंदेलखंडी लोक कथा है और बहुत ही अच्छी है। इसको पढ़कर आपको बहुत आनंद आएगा। इस पाठ से आप सुनी हुई कहानियों को अपने शब्दों में लिख सकेंगे और दूसरे के द्वारा कही जा रही बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपने शब्दों में लिख सकेंगे और उस पर अच्छी प्रतिक्रिया दे सकेंगे। नाटक के पात्रों को अभिनय के रूप में दिखा सकेंगे और छोटे छोटे संवादों को उचित भाव भंगिमा के साथ प्रकट कर सकेंगे। इस पाठ का प्रमुख उद्देश्य हिंदी भाषा की अपेक्षित दक्षताओं को विकसित करना है। पाठ के माध्यम से चिंतन शक्ति का विकास कराना है। पठन और लेखन के दौरान विराम चिन्हों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक आदि चिन्हों का उचित प्रयोग करना है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को चिन्हित कर सकने में आप सक्षम होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब जानते हैं लोक कथा किसे कहते हैं। लोक कथा से हमारा अभिप्राय लोक अथवा जन समुदाय में प्रचलित किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रचित कोई परंपरागत कहानी से है जिसमें भाषा, विचारों व भावों की सरलता होती है। ये लोक कथाएं हमारे आम जीवन में बेहद प्रचलित होती हैं। ये आपकी दादी, नानी, बाबा कोई भी आपको सुनाते होंगे और मुझे लगता है कि आपने अवश्य सुनी भी होंगी। बच्चों, आइए मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। प्रश्न 1, बच्चों क्या आपने वीरों और महापुरुषों की कहानियां सुनी हैं? बिल्कुल सही जवाब, आपने वीरों और महापुरुषों की कहानियां सुनी हैं। प्रश्न 2, बच्चों क्या आपने लोक कथाएं सुनी हैं? जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि ये लोक कथाएं आपको आपकी दादी, नानी, बाबा कोई भी सुना सकते हैं और उन्हें अवश्य सुनाया भी होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे राजा की कहानियाँ, हाँ राजकुमारी, राजकुमार, किसी की भी कहानियाँ उन्होंने सुनाई होंगी जिनसे आपको बहुत सी नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है के बारे में पता चलता है। अच्छा बच्चों, एक प्रश्न और, क्या झूठ मूठ में किसी की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। झूठ मूठ में किसी की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए? नहीं पता, नहीं समझ में आ रहा? चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि क्या झूठ मूठ में हाँ मिलानी चाहिए अथवा नहीं मिलानी चाहिए, इसके क्या दोष और हानियां हो सकते हैं। इस कहानी को पढ़ने से पूर्व इस पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानते हैं और उनका वाक्य प्रयोग करते हैं। पहला शब्द है मुहूर्त, कार्य प्रारंभ करने का उचित समय। इसका वाक्य प्रयोग है, नेक कार्य करने के लिए कोई भी मुहूर्त नहीं देखा जाता है। काठी, काठी का अर्थ है घोड़े की पीठ पर कसी जाने वाली जीन। वाक्य प्रयोग, घोड़े की सवारी करने के लिए काठी का प्रयोग करते हैं। तीसरा शब्द है पचड़ा, पचड़े का अर्थ है झमेला। इसका वाक्य प्रयोग होगा, किसी दूसरे के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। पांचवा शब्द है सुस्त, सुस्त का अर्थ है ढीला। बुखार होने के कारण रमेश बहुत सुस्त है। हमारा अगला शब्द है मनमौजी। मनमौजी का अर्थ होता है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति। इसका वाक्य प्रयोग कुछ इस प्रकार है, शीला बहुत मनमौजी लड़की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को इन कठिन शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप इनसे वाक्य प्रयोग करने में सक्षम होंगे। आइए
अब हम इस पाठ का आदर्श वाचन करते हैं। यह एक बुंदेलखंड की प्रचलित लोक कथा है जिसमें एक राजा और उसके मंत्री के बीच हुए संवाद को बताया गया है कि किस तरीके से राजा की बात पर मंत्री हाँ में हाँ मिलाता चला गया। आइए बच्चों इसका अनुश्रवण करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा थे। राजकाज करते हुए वे बहुत ज़्यादा थक गए, तो उन्होंने मंत्री से कहा कि सोचता हूँ कि हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जाएं। राजा की बात सुनते ही मंत्री चट से बोले, बहुत शुभ विचार है महाराज, आपके पूर्वजों ने तो कई बार गंगा की यात्रा की है, अवश्य ही चला जाए। राजा ने पूछा कि मंत्री जी चलने के लिए कोई शुभ मुहूर्त दिखवा लीजिए। तो मंत्री जी बोले कि सबसे बड़ा मुहूर्त इच्छा है, जिस दिन महाराज के चलने की इच्छा हो उसी दिन आप चलने के लिए तैयार हो जाएं। महाराज जी ने कहा चलिए ये भी ठीक है, तो इसके लिए यात्रा के लिए सवारी का प्रबंध किया जाए। मंत्री बोले बिल्कुल मैं सवारी का प्रबंध करता हूँ। महाराज गंगा नदी बहुत दूर है महाराज, तो इसके लिए हमें किस सवारी से जाना चाहिए? राजा ने पूछा। मंत्री ने कहा हमारे पास बहुत सी सवारियां हैं जिससे आप चलना चाहें। राजा बोले जैसा बताइए, आप किस सवारी से हमें चलना सही रहेगा? मंत्री जी बोले सवारी तो वही ठीक रहेगी जिसमें श्रीमान को सुविधा होगी। मंत्री जी बोले कि ऐसा करते हैं महाराज, हम किससे चलते हैं? हम चलते हैं हाथी से। हाथी की सवारी बहुत आरामदायक सवारी होती है। राजा बोले हाथी की सवारी आरामदायक तो रहेगी, मगर हाथी बड़ा धीरे चलता है और वो बहुत धीमी सवारी है, बहुत दिन लगा देगा हमें गंगा यात्रा करने के लिए। मंत्री बोले सो तो आप सही कह रहे हैं, धीमी सवारी तो है हाथी, तो हम ऐसा करते हैं कि हम ऊंट से चलते हैं। मंत्री बोले ऊंट की सवारी करते हैं। राजा बोले ऊंट की सवारी अच्छी तो रहेगी, मगर ऊंट बलबलाता बहुत है और उस पे बैठे बैठे मेरी कमर टूट जाएगी। राजा बोले तो इस पे चट से मंत्री ने उत्तर दिया, हाँ महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऊंट की सवारी करने से कमर में दर्द तो शुरू हो जाएगा, परंतु सवारी बहुत अच्छी है। ऐसा करते हैं महाराज कि हम अब दूसरी सवारी के बारे में सोचते हैं। राजा ने बोला चलिए मंत्री जी अब किस सवारी से चला जाए? तो मंत्री बोले राजा हम लोग ऐसा करते हैं, अब वीरों की सवारी घोड़े से चलते हैं। राजा जी को ये सुझाव अच्छा लगा। राजा जी ने कहा बिल्कुल हम घोड़े की सवारी से करते हैं। मगर मंत्री ने पूछा महाराज क्या हुआ, मगर क्यों? राजा ने कहा घोड़ा बहुत मनमौजी जानवर है, उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी किसी को भी पटक सकता है। मंत्री बोले सो तो है हुजूर, घोड़ा बहुत मनमौजी जानवर है, वो कभी भी किसी को पटक सकता है। तो मंत्री जी ने कहा कि महाराज अब हम किसी और सवारी का प्रबंध करते हैं। महाराज बोले चलिए अब बताइए किस सवारी का प्रबंध किया जाए? मंत्री जी बोले महाराज ऐसा करते हैं, अब हम पालकी से चलते हैं, पालकी आराम शान की सवारी होती है। महाराज बोले चलिए ठीक है, पालकी की सवारी तो अच्छी है, मगर पालकी लोग मेरे ऊपर हंसेंगे कि महाराज गंगा स्नान करने के लिए पालकी से जा रहे हैं। मंत्री फिर बोले सो तो है महाराज, पालकी की सवारी कुछ इस प्रकार की होगी जैसे किसी मुर्दे को लेकर जा रहे हों। महाराज बोले तो अब क्या किया जाए, पालकी की सवारी तो हमारे लिए सही नहीं रहेगी। इसी बात पे मंत्री तपाक से बोले कि महाराज ऐसा करते हैं कि हम गंगा स्नान जाने का विचार ही त्याग देते हैं। महाराज ने कहा
हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा ही करना पड़ेगा। मंत्री फिर चट से बोले कि महाराज, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात आप सोच लीजिए कि आपने गंगा स्नान करने जाना है तो आप यहीं पे सही हैं, आपको अन्यत्र किसी स्थान पे जाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज मंत्री की ऐसी बातें सुनकर महाराज ने गंगा स्नान करने का विचार ही त्याग दिया और गंगा यात्रा पर नहीं गए। बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से आपने सीखा कि झूठ मूठ में, किसी की बात में हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। जो सत्य है उस पर अडिग रहना चाहिए। आइए अब व्याकरण संबंधी कुछ बातें जानते हैं। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे मुहावरे और उनके अर्थ। पहला मुहावरा हमारे पास है काठ की हांडी, अर्थात एक बार प्रयोग करने लायक या एक बार प्रयोग में लाने योग्य। हाँ में हाँ मिलाना, हर बात में सहमति जताना। खरी खोटी सुनाना, इसका अर्थ होता है भला बुरा कहना। खबर लेना अर्थात सजा देना। गले का हार होना, इसका अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। गाल बजाना, इसका अर्थ है बींग हाँकना। कोल्हू का बैल, अत्यधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मुहावरों के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम बोध प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रथम प्रश्न है, इस लोक कथा में किस तरह के लोगों के ऊपर व्यंग किया गया है? उत्तर, इस लोक कथा में प्रशासकीय जनों और उनके अनुचरों पर व्यंग किया गया है। प्रश्न 2, इस लोक कथा में यातायात के किन साधनों का नाम आया है? उत्तर, इस लोक कथा में हाथी, ऊंट, घोड़ा और पालकी के नाम आए हैं। प्रश्न नंबर 3, हाँ में हाँ लोक कथा से क्या सीख मिलती है? उत्तर, हाँ में हाँ लोक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चापलूसी से दूर रहना चाहिए और हाँ में हाँ ना मिलाकर सही बात कहनी चाहिए। प्यारे बच्चों, अब हम पुनः एक बार इस पाठ में क्या क्या हुआ इसका पूरा वृत्तांत जानते हैं। इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं। राजा राजकाज से थकने के कारण गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहते थे। दूसरा, राजा ने मंत्री से एक अच्छा मुहूर्त देखने के लिए कहा। तीसरा, मंत्री ने सर्वप्रथम हाथी का चयन किया। चौथा, हाथी के धीरे धीरे चलने के कारण ऊंट की सवारी करने का फैसला किया गया। पांचवा, ऊंट के बलबलाने के कारण वीरों की सवारी घोड़े का चयन किया गया। छठा, घोड़े के मनमौजी स्वभाव के कारण पालकी की व्यवस्था करने की सोची गई। सातवां, राजा को पालकी की सवारी अच्छी ना लगने के कारण गंगा स्नान का विचार त्यागना पड़ा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठ मूठ में किसी की बात पर हाँ में हाँ नहीं मिलानी चाहिए। बच्चों, आइए अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1, निम्नांकित प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषा लिखिए। प्रदेश और भाषाएं। अभी तक आपने भारत के राज्यों और उनकी राजधानियों को पढ़ा है। अब उन राज्यों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में भी
जान लेते हैं। चलिए, पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वह राज्य जहां हम रहते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोली जाती है। दूसरा राज्य है पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सी भाषा बोली जाती है। पंजाब में बोली जाती है पंजाबी। तीसरा राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिल्कुल सही पढ़ा आपने, हिंदी। राजस्थान में हिंदी बोली जाती है। चौथा राज्य है गुजरात। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? जल्दी से बताइए, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, गुजरात में बोली जाती है गुजराती। पांचवा राज्य है केरल। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? किसी को पता है? नहीं जानते? चलिए मैं बताती हूं, बढ़ते जाइए मेरे साथ। मलयालम। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन बताएगा सबसे पहले? बिल्कुल सही, तमिलनाडु में बोली जाती है तमिल। हमारा दूसरा प्रदेश है कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? किसी को पता है कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? पढ़िए इसको, मैंने क्या लिखा है? कन्नड़। कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कन्नड़। उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में को अब हम ओडिशा नाम से भी जानते हैं। उड़ीसा को अब हम ओडिशा नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो यहां पर बोली जाती है ओरिया। जिसको पहले हम उड़िया भाषा के नाम से जानते थे, अब इसको हम ओरिया कहते हैं। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा बोली जाती है? किसको पता है? किसी को पता है? बच्चों, एक बार हम पुनः इसका अभ्यास कार्य को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं लिखिए। प्रदेश और भाषाएं। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बिल्कुल सही, हिंदी। पंजाब में पंजाबी। राजस्थान में हिंदी। गुजरात में गुजराती। केरल में मलयालम। तमिलनाडु में तमिल। कर्नाटक में कन्नड़। उड़ीसा या ओडिशा, ओडिशा में कौन सी भाषा बोली जाती है? ओरिया। और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है बंगाली। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये भाषाएं याद हो चुकी होंगी। आइए बच्चों, अभ्यास कार्य 2 करते हैं। अभ्यास कार्य 2 में हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा ढूंढो। पहला है, राजा गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। इसमें संज्ञा कहाँ है? कौन बताएगा?
बिल्कुल सही। राजा और गंगा संज्ञा शब्द है। दूसरा शब्द है ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। इसमें कितने संज्ञा शब्द आए हैं? पहला शब्द ऊंट, दूसरा रेगिस्तान, तीसरा जहाज। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है में ऊंट संज्ञा है, रेगिस्तान संज्ञा है और जहाज भी संज्ञा है। घोड़ा वीरों की सवारी है। इसमें संज्ञा शब्द छांटिए, घोड़ा और सवारी। ठीक है, वीर हमारा विशेषण है। चौथा, हाथी विशालकाय जानवर है। तो हमारा संज्ञा शब्द हुआ हाथी और जानवर। इसमें दो संज्ञा शब्द निकले, हाथी और जानवर। पांचवा, राजा सत्यवादी व्यक्ति थे। इसमें राजा और व्यक्ति। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। इसमें संज्ञा शब्द है सत्य। तुम कक्षा 4 में पढ़ते हो। इसमें संज्ञा शब्द है कक्षा। उम्मीद करती हूं कि आप सभी को संज्ञा शब्दों की उचित जानकारी हो चुकी होगी। बच्चों, अब हम गृह कार्य के विषय में चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपको, अपने दादा दादी की मदद से विभिन्न मुहावरों का संकलन करो। मुहावरे जो दादा दादी बीच बीच में बात करते करते प्रयोग करते हैं, जैसे तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तुम मेरे गले का हार हो, राम बहुत आग बबूला हो उठा। ये सब हमारे मुहावरे हैं और इनको अपनी दादा दादी की मदद से आपको पूछकर अपनी कॉपी में नोट करना है। दूसरा प्रश्न, पाठ में आए मुहावरों को ढूंढिए और उनका वाक्य प्रयोग करिए। पाठ में कई सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, उनको आपको अपनी कॉपी में ढूंढना है, लिखना है और उनका वाक्य प्रयोग करना है। जैसे इसमें प्रयोग हुआ था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात आपका मन अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, तो आपके लिए कठौती में ही गंगा उपलब्ध हो सकती हैं। ठीक है, ऐसे आए हुए मुहावरों और लोकोक्तियों को आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और उन पे वाक्य बनाने हैं। प्रश्न 3 बहुत सरल प्रश्न है। आपके आसपास कौन सी नदी बहती है? आपके आसपास कौन सी नदी बहती है? या आप किसी नदी में स्नान करने के लिए गए हैं? बिल्कुल, आप अपने पास, घर के पास या आसपास बहने वाली नदी का नाम अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 4, इस कहानी से आपने क्या सीखा? बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस बुंदेलखंड की लोक कथा से हमने ये सीखा कि कभी भी किसी की हाँ में हाँ, झूठ मूठ में नहीं मिलानी चाहिए, कभी भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए और जो सत्य हो वही कहना चाहिए। प्रश्न 5, इस वर्ग पहेली से नदियों के नाम ढूंढो। आपको मैंने एक वर्ग पहेली दी है, इसमें आपको नदियों के नाम ढूंढने हैं। जैसे कई सारी नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र, गोमती, कावेरी हैं। आइए हम ढूंढते हैं नदियों के नाम। देखिए, ब्रह्मपुत्र कहीं आपको दिख रहा है? ब्रह्मपुत्र कहीं दिख रहा है? किसी ने देखा? हाँ, शाबाश, बिल्कुल सही, ब्रह्मपुत्र। गुड, बहुत अच्छे। आइए अब हम
दूसरी नदी का नाम ढूंढते हैं। किसी को दिखा? कोई नदी दिखी? किसी नदी का नाम दिखा? बिल्कुल सही, यमुना। कृष्ण अपनी लीलाएं यमुना नदी के किनारे करते थे। बहुत अच्छे। और कोई नदी दिख रही है आपको? किसी नदी का नाम दिख रहा है? बिल्कुल सही, पढ़िए इसको, क्या लिखा है? नर्मदा। अच्छा, एक और नदी का नाम दिख रहा है मुझे, आपको दिखा? चेनाब। देखिए, ये हमारी एक और नदी है, चेनाब। और एक और नदी, सतलुज। ठीक, मुझे एक और नदी का नाम दिख रहा है, आपको दिख रहा है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, हमारी प्यारी नदी गंगा। ठीक, और कोई नदी? झेलम। कोई और नदी? गोमती, कावेरी। और मुझे एक और नदी दिख रही है, आपको दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल सही, गोदावरी। इन नदियों के नाम आपको अपनी कार्यपुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं, और ये भी बताना है कि ये किन राज्यों में होकर बहती हैं। प्यारे बच्चों, अब जैसा कि हम इस कहानी में जान चुके हैं कि हमें झूठ मूठ में किसी की बात में हाँ नहीं मिलाना चाहिए और वही बात कहनी चाहिए जो सत्य है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पाठ में आई हुई सभी बातों को आत्मसात किया होगा और ये जाना होगा कि हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए, चाहे वो बात किसी को अच्छी लगे अथवा ना लगे, और हमेशा खुश रहना चाहिए। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं कुछ नई रोचक कहानियों, कविताओं और प्रेरक प्रसंगों के साथ, जिससे आपकी नैतिक मूल्यों में अभिवृद्धि होगी और आप सब बहुत ज़्यादा नैतिक मूल्यों का निर्वहन करने में सक्षम हो सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने हाँ में हाँ लोक कथा, जो कि बुंदेलखंड की थी, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा, जाना और इसके अभ्यास कार्य को किया। अब आप सभी गृह कार्य को करके रखिएगा। हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, आशीष और शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं बच्चों। नमस्कार।